जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, हमारा आज ये उत्तराखंड के इतिहास का दूसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या सीरीज हमने शुरू की है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो बुक है डॉक्टर अजय रावत जी की, और उत्तराखंड का नवीन इतिहास जो बुक है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी की। इनका जो भी निचोड़ है इन बुक का वो हम लोग आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। जो भी नोट्स आप लोगों तक प्रोवाइड किए जाते हैं उन नोट्स को आप लोग बनाइए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास आज के मोटिवेशन क्वेट्स के साथ। ठीक है, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य अर्जुन के तीर सा हो, मगर लक्ष्य अर्जुन के तीर सा हो, कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। ठीक है, यानी कि जो आपका लक्ष्य होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए जैसे अर्जुन का तीर है, और जो आपका हौसला होना चाहिए वो बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए जैसे बॉर्डर पे खड़े हुए एक वीर का रहता है। क्लियर है दोस्तों? आप लोगों से बस इतनी सी चीज मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल जो हमने वीडियो अपलोड की है, पहली वीडियो है, जिन लोगों ने वो अभी तक नहीं देखी है उस वीडियो को आप लोग देख ले। ठीक है, जो भी आपके आसपास आपको लगता है कि तैयारी करने वाले छात्र और छात्राएं हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, उन लोगों तक इन वीडियोस को आप लोग जरूर पहुंचाएं, और उन लोगों तक बिल्कुल ना पहुंचाएं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिर्फ सीरियस कैंडिडेट तक ही मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए जो मेरे को पर्सनली लगता है। ठीक है, मैं वही बोलता हूं। ठीक है, आप लोग उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, उन लोगों तक पहुंचा के आपका कोई फायदा नहीं है जिन्होंने वीडियो खोलना है और थोड़ा देखना है क्या है और बस अपने चल गए। उन लोगों तक वीडियो पहुंचाएं जिन लोगों को सच में एक सटीक और एक बेहतरीन कंटेंट की जरूरत है। चलिए दोस्तों, कल हमने उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक पूरा का पूरा पढ़ लिया था। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे उत्तराखंड का आद ऐतिहासिक काल। कौन सा काल पढ़ेंगे दोस्तों? आद ऐतिहासिक काल को हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, देखिए पहला पॉइंट क्या है, पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण आदि ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत विभिन्न धार्मिक ग्रंथ है। यानी कि आदि ऐतिहासिक काल का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है आपके पास? वो है आपके पास धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, इसी कारण इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर इस काल को जानने के स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, तो इस काल को क्या बोला जाएगा? पौराणिक काल बोला जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल का जो समय है, ठीक है, जो समय सीमा है वो है 3000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का टाइम है। कितना है दोस्तों? 3000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का टाइम है। अब देखिए दोस्तों, बीसी का मतलब क्या होता है? बीसी का मतलब होता है आपका बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो ईसा मसीह है उसके जन्म से पहले घटित की हुई घटनाओं को हम किस में रखते हैं? उसे रखते हैं हम लोग बीसी में। ठीक है, और जो घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के बाद घटित हुई है तो उसे किस में रखते हैं? उसे रखते हैं हम लोग एडी में। क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक है, तो यानी कि लगभग जो आदि ऐतिहासिक काल का जो समय है वो 5000 साल पहले से लेकर कब तक है? 2600 साल पुराने तक है। ठीक है, चलिए, इस काल में लोग लोहे और तांबे की धातुओं से परिचित थे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा क्या आदि ऐतिहासिक काल में लोग लोहे और तांबे के बारे में जानते थे? आप कहोगे बिल्कुल मास्टर जी जानते थे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इस काल के लोग यानी इस समय के लोग खेती और पशुपालन में भी लग गए थे। इस समय के लोग ग्रामीण नगरीय सभ्यता से परिचित थे। यानी कि आप कह सकते हो जो आदि ऐतिहासिक काल के जो लोग थे वो क्या ग्रामीण सभ्यता से भी परिचित थे और नगरीय सभ्यता से भी क्या थे? परिचित थे। चलिए, इस काल के अंत होते होते, ठीक है, जैसा देखिए आदि ऐतिहासिक काल में आप लोग ध्यान रखना लिपि तो थी, ठीक है, लेकिन उस लिपि को क्या नहीं हो रहा था? वो लिपि
पढ़ी नहीं जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे आदि ऐतिहासिक काल अपने अंत पे आया तो इंसान ने उस लिपि को वो पढ़ने में सक्षम भी हो गया, ठीक है। तथा भाषा साहित्य का, ठीक है, भाषा साहित्य का जब अंत काल चल रहा था आदि ऐतिहासिक काल का, तो उस टाइम पर भाषा साहित्य का भी उदय होने लग गया था। उपर्युक्त तथ्यों का जो पूरा निचोड़ निकलता है, ठीक है, उपर्युक्त तथ्यों का जो पूरा निचोड़ निकलता है वो ये निकलता है कि आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी के हमारे पास दो स्रोत हैं, और दो स्रोत कौन कौन से हैं? एक है आपका पुरातत्व अवशेष और दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत। चलिए दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले, ठीक है, एक चीज, ये चीज बहुत निचोड़ लिया गया है इन बुक का, ठीक है। आप लोगों को कहीं पर भी ये चीज बहुत आसानी से नहीं मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग इस बात का। इसलिए एक एक चीज पे आप लोग नजरें गड़ा के रखना, ठीक है। देखो भाई, मैं आप लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहता हूं। मैं आप लोगों को ये नहीं बोलना चाहता हूं कि भाई आप लड्डू लड्डू जो लड्डू लड्डू वाले क्वेश्चन है और वो पढ़ के चले जाओ, आप उत्तराखंड की हिस्ट्री कवर कर लोगे, ठीक है। आपने पढ़ लिया लाखों गुफा की खोज कब हुई, उस गर्खिया गुफा की खोज की हुई, जो आपको सिंपल बर्फी वाले जो क्वेश्चन लगते हैं, लड्डू वाले जो क्वेश्चन लगते हैं, आप लोग एग्जाम में चले गए और जैसे ही आप लोग एग्जाम में चले गए आप बेहोश हो गए, ठीक है, आपको आया ही नहीं। तो वो चीज मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनर के माइंड का क्या है, एग्जामिनर कहीं से भी किसी भी बुक से कोई क्वेश्चन पेपर बना सकता है हिस्ट्री का। हो सकता है वो डॉक्टर अजय रावत की बुक उठा ले, हो सकता है वो यशवंत सिंह कटोच जी की बुक उठा ले, ठीक है। हो सकता है अगर किस्मत अच्छी रही तो परीक्षा वाणी सबने पढ़ी है, हाँ भाई, जो परीक्षा वाणी में 5 चैप्टर के अंदर उत्तराखंड की हिस्ट्री कंप्लीट की गई है वो आप से पूछ ले, अगर आपकी किस्मत अच्छी है। लेकिन अब आप लोग बोलते हो ना कि मास्टर, जब मैंने परीक्षा वाणी वाली सीरीज चलाई थी, मास्टर जी आपने जो परीक्षा वाणी की बुक है उससे हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाई? वो जो चैप्टर नंबर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐतिहासिक घटनाक्रम वाला, जो ऐतिहासिक क्रम वाला जो चैप्टर है आपके पास परीक्षा वाणी में, वो क्यों छोड़ा था? वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि भाई जो केसरी नंदन त्रिपाठी है वो बिहार का आदमी है, ठीक है। और बिहार के लोगों को हमारे उत्तराखंड के बारे में कितना पता होगा? 4 पेज का ही तो पता होगा, और 4 पेज का पता होगा तो आप लोग लगा लीजिए। तो इसीलिए इस सिर्फ उत्तराखंड हिस्ट्री के मामले में कौन सी बुक फेल हो जाती है? आपकी फेल हो जाती है परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी और चीजों के लिए बेस्ट है, और चीजों में वो आपको 20 से 25 नंबर उत्तराखंड जीके का, आप लोग कभी भी कोई भी सेशन उठा लेना, 22 से 25 नंबर आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से मिलेगा। लेकिन इतिहास के जब प्रश्नों की बात आती है दोस्तों, तो इतिहास के प्रश्न आपको परीक्षा वाणी में नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो इतिहास के लिए, उत्तराखंड के इतिहास के लिए आप लोगों को अपने पास कम से कम 2 बुक, एक तो डॉक्टर अजय रावत की और दूसरी आपको यशवंत सिंह कटोच की रखनी ही चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। पुरातत्व या प्रमाण की हम पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम महापाषाणीय कप मार्क्स की, ठीक है। तो विशाल शिलाखंडों, ठीक है, विशाल शिलाखंडों या चट्टानों पर बने उथल आकार के उथले गोल गड्ढे, ठीक है, उथले गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कप मार्क्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, आप इस कंफ्यूजन में मत रहना कि ये कप मार्क्स क्या बला है। तो कप मार्क्स क्या है कि जो विशाल शिलाखंड होते हैं या जो चट्टाने होते हैं, तो उन पे क्या किए जाते हैं, गोल गड्ढे जब किए जाते हैं उनको ही क्या बोला जाता है, कप मार्क्स बोला जाता है। सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, 1856 की बात है, यानी कि आप लोग 1856 में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम हेनवुड ने, क्या ना, कौन सा शख्स है, हेनवुड ने चंपावत के देवीधुरा से, देवीधुरा का मेला लगता है ना चंपावत में, पता होगा आपको, चंपावत के देवीधुरा से ओखलियों का विवरण प्रकाशित किया। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है किस शख्स ने पुरातत्व है, जो प्रागैतिहासिक काल की चीजें हैं, आदि ऐतिहासिक काल की चीजें किसने बताया दोनों में, तो सबसे पहले बताया हेनवुड ने। और हेनवुड ने क्या बताया, जो चंपावत से देवीधुरा में जो ओखलियां प्राप्त हुई है उनके बारे में उन्होंने विवरण प्रकाशित किया अपनी बुक के अंदर। क्लियर हो गई इतनी बात? अब अगली बात, ठीक है, अगली बात आती है दोस्तों 1877 में रिवेट कार्नक ने, कौन है साथियों, रिवेट कार्नक ने अल्मोड़ा जनपद में,
कहां दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद में रिवेट कारनक ने द्वाराहाट के शैल चित्रांकन पर, ठीक है, द्वाराहाट से जो द्वाराहाट आपको पता है ना, द्वाराहाट मंदिर समूह जो है आपके अल्मोड़ा में, वहां के शैल चित्रांकन का पर प्रकाश डाला और इन चित्रों को, ठीक है, जो यहाँ के द्वाराहाट के जो चित्र हैं दोस्तों, जो ये शैल चित्र है, इनकी तुलना यानी कि इनकी समानता यूरोप से प्राप्त शैल चित्रों से की है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, ये प्रश्न बन सकता है कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट शैल चित्रों की तुलना किससे की गई है, तो आप कहना यूरोप में प्राप्त शैल चित्रों से इनकी समानता की गई है, इनकी तुलना की गई। चलिए दोस्तों आगे देखिए, रिवेट कारनक को अल्मोड़ा के द्वाराहाट के, ठीक है, ये मंदिर आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या रखना है आप लोगों को ध्यान, रिवेट कारनक को अल्मोड़ा के द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर दोस्तों, चंद्रेश्वर मंदिर से विभिन्न प्रकार के 200 कप मार्क्स 12 पंक्तियों में खुदे मिले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, 12 पंक्तियों में जो आपके रिवेट कारनक है, उनको द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कौन किस शख्स का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, रिवेट कारनक 1887। चलिए दोस्तों आगे देखिए, ऐसे कप मार्क्स की खोज यशोधर मटवाल ने द्वाराहाट से 30 किलोमीटर की दूरी पर रामगंगा घाटी में एक जगह पड़ती है नोला गांव के देवी परिसर से भी की थी। क्लियर है, तो यशोधर मटपाल जी ने भी की थी, और किसने की थी, रिवेट कारनक ने भी की थी। रिवेट कारनक कहां, द्वाराहाट मंदिर, चंद्रेश्वर मंदिर आप लोगों को ध्यान रखना है, और यशोधर मटवाल रामगंगा घाटी नौला गांव देवी परिसर, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई इतनी बातें। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं ताम्र निखात संस्कृति के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले साथियों, ताम्र निखात संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ताम्र निखात संस्कृति जो है ये ऊपरी गंगा घाटी की प्राचीनतम संस्कृति है। ठीक है, ऊपरी गंगा मतलब जो ऊपरी गंगा वाला जो बेसिन है, घाटी का मतलब क्या होता है, बेसिन, यानी कि जो घाटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो गंगा के किनारे, किसी भी नदी के किनारे के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं घाटी। ठीक है, तो ताम्र निखात संस्कृति ऊपरी गंगा घाटी की प्राचीनतम संस्कृति है। ध्यान रखना, हरिद्वार के बहादुराबाद में, ठीक है, हरिद्वार के बहादुराबाद में नहर खोदते समय क्या करते थे, कर रहे थे लोग, नहर खोद रहे थे, और उस समय 1951 में, ठीक है, कब, 1951 में ताम्र कड़े यानी कि तांबे के कड़े और गैरिक मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछे जा सकता है कि कहां से ताम्र घड़े और गैरिक मृद भांड प्राप्त हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है बहादुराबाद हरिद्वार से। अब देखिए, अब इस जगह पे फिर से रिसर्च, क्योंकि भारत आजाद हो चुका था तो लोग चीजें एफर्ट्स कर सकते, तो 1953 में इस स्थल की पुनः उत्खनन, ठीक है, जो ये स्थल है आपका बहादुराबाद वाला, इसका फिर से उत्खनन किया जाता है, और जो यज्ञदत्त शर्मा है हमारे, कौन, यज्ञदत्त शर्मा जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के जो सदस्य थे उस टाइम पर, उनके द्वारा इस स्थल की खनन किया जाता है, इसका उत्खनन किया जाता है, और उनको भी यहां से लोहित मृद भांड यानी कि गैरिक मृद भांड प्राप्त होते हैं। लोहित मृद भांड का मतलब है दोस्तों बिल्कुल रेड कलर के। ठीक है, आगे देखिए, यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि बहादुराबाद के मृद भांड लोहित, ठीक है, और मोटे हैं। कैसे हैं, लोहित मृद भांड कैसे हैं, लोहित और मोटे हैं, जो कि अच्छे से पकाए नहीं गए हैं। ठीक है, यानी कि जिनको अच्छे से बिल्कुल शेप नहीं दिया गया है, जिन पे अच्छे से काम नहीं किया गया है, इनकी तुलना, ठीक है, इन मृद भांडों की तुलना इन्होंने हस्तिनापुर के गैरिक मृद भांडों से की है। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि जो आपके यज्ञदत्त शर्मा है, उन्होंने जो बहादुराबाद से मृद भांड प्राप्त हुए हैं, जो लोहित और मोटे हैं, उनकी तुलना किससे की है, तो आप बताओगे कि इसकी तुलना की गई है हस्तिनापुर के गैरिक मृद भांडों से। क्लियर हो गई इतनी बात, आगे चलते हैं। ठीक है, 1986 में अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है, कहां पर दोस्तों, 1986 में अल्मोड़ा जनपद से एक, ठीक है,
एक तथा 1989 में, कब की बात है दोस्तों, 1989 में पिथौरागढ़ जनपद के बनकोट से, कौन सी, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है भाई, पिथौरागढ़ के जनपद बनकोट से समरूप 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो 8 ताम्र आकृतियां कहां से प्राप्त हुई है, ये बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये हुई है बनकोट पिथौरागढ़ से। क्लियर हो गई। चलिए बात, अब देखिए चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, तो चित्रित धूसर मृदभांड कहां से प्राप्त हुए हैं, टिहरी गढ़वाल के थापली। ठीक है, थापली जगह पड़ती है श्रीनगर में, और श्रीनगर आपको पता है टिहरी वाला इलाका है। यहां से उत्खनन, ठीक है, यहां से उत्खनन के दौरान तस्तरियां और कटोरियां प्राप्त हुई है। आपसे पूछा जाएगा तस्तरियां और कटोरियां कहां से प्राप्त हुई है, तो आप कहोगे थापली श्रीनगर से। ठीक है, चलिए, जिन पर काले रंग के अनेक प्रकार के चित्रांकन किए हैं। चित्रांकन कैसे हैं, क्षैतिज किए गए हैं, इस पर आपको अभिलंब रेखाएं मिलेंगे, सूर्य का प्रतीक है, बिंदु है, सिग्मा वाला जो साइन होता है वो है, तरंग रेखाएं हैं, पौधों की आकृति उसमें दिखाई गई है, और सर्पिल, ठीक है, नमूने दिखाए, यानी कि सांप के आकार के उसमें क्या बताए गए हैं, नमूने बताए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे देखिए, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए उत्तरकाशी के पुरोला से भी तस्तरियां और कटोरियां प्राप्त होती है। आपको पता है कि जो पुरोला है जो किस नदी के तट पर है, कमलगाड़। ठीक है, कमलगाड़ के तट पर है, वहां से तस्तरियां और कटोरियां भी प्राप्त हुई है। आगे देखिए दोस्तों, पौराणिक प्रमाण की हम यहाँ पर अब बात करते हैं, तो काफी मजेदार और इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हो सकता है कि यहीं से आप लोगों के बीच एक प्रश्न बन जाए इतिहास के अंदर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी है, जो आगे ये 10 से 12 मिनट का वीडियो रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, एक एक स्टेप इसका ध्यान से देखना। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है, तो आप कहोगे मास्टर जी मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में जो ये हमारा उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, इसको देवभूमि बोला गया है। क्या बोला गया है साथियों, देवभूमि बोला गया है, और मनीषियों की, और किसकी, मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, तो आप कहोगे कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में, कौन सा ग्रंथ दोस्तों, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में बद्रिका आश्रम में, ठीक है, बद्रिका जो आश्रम है वहां पर आपका वाक देवी का स्थान बताया गया है। ठीक है, या निवास बताया गया है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन है। आपसे पूछा जाएगा स्कंद पुराणों में कितने हिमालयी खंडों का वर्णन है, 5 का। आपका नेपाल, आपका केदारनाथ, मानस खंड, कश्मीर, जालंधर। जो मैंने यहाँ पर रेड किए हुए हैं केदारनाथ और मानस खंड, ये आपके कहां पर है, हमारे उत्तराखंड के अंदर है। क्लियर है। अब देखिए केदार खंड किसको बोला गया, जो हमारा गढ़वाल वाला रीजन है ना, जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है, उसके लिए स्कंद पुराण के अंदर क्या बोला गया है, आपका केदार खंड बोला गया है। और जो हमारा आपका कुमाऊं वाला रीजन है, जो हमारा कुमाऊं वाला रीजन है, उसके लिए बोला गया है मानस खंड। क्लियर हो गई बात। ठीक है, इन 5 हिमालय खंडों में से 2 हिमालय खंड उत्तराखंड में है, एक केदार खंड और दूसरा मानस खंड। माया क्षेत्र यानी कि हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है, और केदार खंड गढ़वाल क्षेत्र को बताया गया है। ये पहले ही मैं आप लोगों के बीच एक्सप्लेन कर चुका हूं चीजें। नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के विस्तृत क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है। चलिए दोस्तों आगे देखिए आप लोग, मानस खंड कुमाऊं क्षेत्र को बताया गया है, और मानस खंड ये नाम आप लोग, केदार खंड गढ़वाल और मानस खंड आपका कुमाऊं। पुराणों में केदार खंड, ठीक है। अब बात आती है कि चलिए मास्टर जी आपने बता दिया कि अलग अलग तो गढ़वाल को हम केदार खंड कहते हैं, और जो आपका मानस खंड है उसे हम कुमाऊं कहते हैं, लेकिन अब आप ये बताइए केदार खंड और मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में क्या बोला गया, तो पुराणों में उत्तराखंड,
ब्रह्मपुर और खसदेश बताया गया है। तो आई होप दोस्तों इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, बोध साहित्य जो है पाली ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया गया है? हिमवंत प्रयोग में लाया गया है। अब देखिए दोस्तों, अलग से देखिए आप लोग बिल्कुल गढ़वाल भूमि, ठीक है, ये देखिए गढ़वाल भूमि का वर्णन। तो गढ़वाल भूमि का वर्णन आप लोग देखिए तो गढ़वाल शब्द जो है वो परमारों की देन है। किसकी देन है? परमारों की देन है। गढ़वाल शब्द का सबसे पहले मोलाराम ने प्रयोग किया था, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि देखिए जो अजय पाल थे, ठीक है, आपके 37वें राजा थे जो परमार वंश के, उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा कितने गढ़ों को जीता गया था? 52 गढ़ों को। और अब देखिए 52 गढ़ों को जीता गया था, तो गढ़ और उसके साथ एक और शब्द जुड़ गया, गढ़पाल, ठीक है, गढ़पाल जुड़ गया। अब देखिए गढ़पाल जुड़ा तो जो ये गढ़पाल, गढ़ मतलब आपके ये जो किले हैं, पाल मतलब इनका तारनहार, इनका राजा जो इनका पालन पोषण करता है, ऐसा समझ लो, देख रेख करता है, तो पाल हो गया। तो पाल, जो ये पाल शब्द ना, गढ़ तो ऐसी रहा, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे समय परिवर्तित होने लग गया, वो पाल की जगह हो गया वाल हो गया, ठीक है। और हमारे उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाने लग गया? गढ़वाल के नाम से जाना जाने लग गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, महाभारत और पुराणों में इस क्षेत्र को बद्रिका आश्रम क्या बोला गया है? बद्रिका आश्रम, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि, केदारखंड आदि नामों से जाना जाता है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री व्यास जी ने बद्रिका आश्रम में षष्टि लक्ष्य संहिता की रचना की। आपसे पूछा जाएगा कि षष्टि लक्ष्य संहिता जो है उसके रचनाकार कौन है? तो श्री व्यास जी है। और इसकी रचना इन्होंने कहां पर की? रचना की बद्रिका आश्रम में। षष्टि लक्ष्य संहिता ग्रंथ में देव प्रयाग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखना दोस्तों, ये फैक्ट आप लोग अपने दिमाग में बिठा लेना, देव प्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समस्त पापों का विनाशक कहा गया है। तो ये जो थॉट दिया जा सकता है आपको कि देव प्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक किस ग्रंथ के अंदर बोला गया है? तो आप कहोगे षष्टि लक्ष्य संहिता के अंदर, जो श्री व्यास जी के द्वारा रचित है। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल अलकापुरी में बताया गया है। धन के देवता कुबेर की राजधानी अलकापुरी में बताई गई है। उसके अलावा वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम, ये सब कहां पर है? विशोम पर्वत पर है, और जो कि टिहरी गढ़वाल में है। विशोम पर्वत कहां है? टिहरी गढ़वाल में। यानी कि वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम भी कहां है? आपके टिहरी में है। चलिए दोस्तों, मनसार मेला, ठीक है, मनसार मेला सीतोनस्यूपट्टी, ठीक है, सीतोनस्यूपट्टी देव प्रयाग टिहरी में लगता है। और इसी स्थान पर माता सीता धरती पर समाई थी। आपसे पूछा जाएगा कि माता सीता धरती पर किस स्थान पर समाई थी? तो आप कहोगे सीतोनस्यूपट्टी देव प्रयाग टिहरी। और इसी कारण इस स्थान पर एक मेला लगता है, और वो मेला कौन सा है? मनसार का मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान रघुनाथ का मंदिर देव प्रयाग में है। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भगवान रघुनाथ का मंदिर कहां पर है? देव प्रयाग में है। और अपने अंतिम समय में भगवान श्री हरि ने, या श्री राम ने इसी स्थान पर क्या की थी दोस्तों? तपस्या की थी। उसके अलावा एक और फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, लक्ष्मण जी की तपोस्थली कहां पर है? तपोवन में है। और तपोवन आपका पड़ता है देव प्रयाग में, और देव प्रयाग आपका पड़ता है टिहरी में। चलिए, बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर, यानी कि अभी का जो जोशीमठ है वहां पर थी, ठीक है। तो बाणासुर की राजधानी आपसे पूछे तो ये कहां थी? ज्योतिषपुर में थी, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने जो मंदिर आप लोगों को दिख रहा है, ये है आप भगवान श्री रघुनाथ जी का मंदिर, ठीक है। तो सभी लोग नमन कीजिए, भगवान श्री राम आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे। जिस सर्वोच्च पद तक आप लोग पहुंचना चाहते हैं, उस पद तक आप लोग पहुंचाए। बस आप लोग एक काम कीजिए, अपना डेडिकेशन दिखाएं, ठीक है। आप लोग डेडिकेशन दिखाओगे
तो आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप लोग टाल बराई करोगे, बहाने बनाओगे कि आज ये हो गया, कल ये हो गया, तो आप लोग बहाने में ही चले जाओगे। आज मैं भी बहाना बना सकता था कि मेरे यहाँ पर क्या चल रही है, पूजा चल रही है, ठीक है, और एक भव्य और दिव्य आयोजन हो रखा है मेरे गांव में श्री सीएम नागरा का, ठीक है, लेकिन मैंने अपने जो आपका ये 30 या 35 मिनट का जो ये समय है इस क्लास का वो निकाला, और जो इस पीपीटी को लगा, जो आधा डेढ़ घंटा जो इससे टाइप करने में लगा, उसके लिए भी मैंने किसी ना किसी तरीके से टाइम को मैनेज करके समय निकाला। तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हो, एक चीज समझ सकते हो, डेडिकेशन, ठीक है। तो डेडिकेशन रखना है, टाल बराई नहीं करें। बहाने आप लोगों के पास बहुत सारे आएंगे कि छोड़ यार आज नहीं पढ़ रहा, आज मूड नहीं है, आज आलस आ रहा, तो आलस नहीं दिखाना आप लोगों को। आपको अगर आपने ये बीड़ा उठाया है पढ़ने का, तो आप लोगों को बिल्कुल डेडिकेटेड रहना है अपनी स्टडी के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी आप लोगों के सामने समस्या आए। भगवान श्री रघुनाथ को आप लोग प्रणाम कीजिए और आगे बढ़े। मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि आप लोगों को आपका इच्छित जो है आपकी, उसे जो कामना है वो आपकी पूर्ण हो। चलिए आगे देखिए दोस्तों, रघुवंश में कालिदास ने गढ़वाल को गौरी गुरु कहा है, ठीक है, ये फैक्ट नहीं मिलेगा आपको। रघुवंश जो है कालिदास की रचना है रघुवंशम, उसमें कालिदास ने गढ़वाल के लिए कौन सा शब्द किया प्रयोग, गौरी गुरु। पुलिंद, जिन्हें आप लोग कुनिंद कहते हो, ठीक है, पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर यानी कि श्रीनगर में है। पुराणों में श्री क्षेत्र श्रीनगर को कहा है। महाभारत के वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ की यात्रा का वर्णन है। खसों के समय, आगे लोग देखिए दोस्तों, खसों के समय आपसे पूछा जाएगा कि किसके समय बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। आप कहोगे कि मास्टर जी ये हुआ खसों के समय। किस समय हुआ, जब खसों ने यहां पर राज किया था ना। आपको पता होगा जब चंद्रवंश की स्थापना हुई थी, तो 200 साल ऐसे रहे थे उत्तराखंड में बीच में, जहां पर किसने राज किया था, खसों ने राज किया था, ठीक है। तो फिर आपको पता होगा कि वीरचंद नामक का एक चंद शासक था, उसने खसों को हराया था। ये चीज आप लोगों को पता होगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसके समय बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था, वो हुआ था खसों के समय। वन पर्व के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में 2 विद्यापीठ प्रसिद्ध है, एक बद्रिका आश्रम, एक आपका कौन सा हो गया दूसरा, कण्वा आश्रम, ठीक है। कण्वा आश्रम जो है वर्तमान में चौखा घाट में है। कहां पर है, चौका घाट में। और ये चौखा घाट कहां पर है, आपकी पौड़ी के अंदर है। वहीं पर मालनी नदी के तट पर कालिदास ने अभिज्ञान संकुतलम की रचना की थी। चलिए, कण्वा आश्रम राजा दुष्यंत है और विश्वामित्र की जो पुत्री है शकुंतला, उसके प्रेम प्रसंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि जो राजा दुष्यंत और जो विश्वामित्र की पुत्री है जो शकुंतला, उनकी जो लव स्टोरी ने पीक पकड़ा था, वो कहां पर पकड़ा था, आप कहां पर चली थी इनकी लव अफेयर, इनका चला था आप कह सकते हो कण्वा आश्रम में। आगे देखिए दोस्तों, कण्वा आश्रम में ही चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था। और ये चक्रवर्ती सम्राट कौन है, ये आपके राजा दुष्यंत के पुत्र और शकुंतला के पुत्र हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब यहां पर हम बात करेंगे कुमाऊं क्षेत्र की, ठीक है। तो कुमाऊं क्षेत्र के वर्णन में क्या क्या बातें हैं वो आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है। मानस खंड में कुमाऊं क्षेत्र को कुर्मांचल कहा है, ठीक है। क्या बोला गया है, मानस खंड में कुमाऊं क्षेत्र को कुर्मांचल बोला गया है। आगे चलकर यह कुर्मांचल शब्द प्राकृत भाषा में क्या हो गया, कुम्मू हो गया, और हिंदी में ये कुमाऊं हो गया। क्लियर है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत में स्थित कच्छप की पीठ की आकृति वाले क्रांतेश्वर पर्वत पर, जिसका वर्तमान नाम कानदेव या कांडादेव है, ठीक है, जो आपका चंपावत में जो कच्छप की पीठ की आकृति वाले एक पर्वत है कांतेश्वर पर्वत, जिसका वर्तमान नाम क्या है, कानदेव या कांडादेव है। इसी पर्वत पर विष्णु का
कूर्मा कच्छपा अवतार हुआ था। आपसे पूछा जब समुद्र मंथन हुआ था तो बोला कि इस जो ये आपका विशाल पर्वत है इसका भार मतलब कि कौन संभालेगा, तो कच्छपा अवतार किसका हुआ था, भगवान विष्णु ने कच्छपा अवतार धारण किया था। ठीक है, चलिए इस पर्वत के नाम पर मानस खंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा जाने लगा। तारीख ए मुबारक शाही में कुमाऊं का वर्णन मिलता है। अब अगला एक फैक्ट है जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जाखन देवी मंदिर पूछा जाता है कहां है, तो आप कहना अल्मोड़ा में है। कहां है, अल्मोड़ा में है। और ये जो मंदिर है ये क्या करता है, यक्षों के निवास की उत्तराखंड में पुष्टि करता है। आगे देखिए दोस्तों, नाग मंदिरों में, ठीक है ध्यान रखना इसको, नाग मंदिरों में प्रसिद्ध मंदिर बैरीनाग, ठीक है नाग मंदिरों में प्रसिद्ध मंदिर बैरीनाग कहां है, आपके पिथौरागढ़ में है। कहां पर है, पिथौरागढ़ में है। क्लियर है। चलिए, किरात जनजाति के वंशज आज भी अस्कोट और डीडी हाट में रहते हैं। आपसे पूछा जाएगा किरात जनजाति के वंशज आज भी कहां मिलते हैं, तो अस्कोट और आपका डीडी हाट में मिलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ठीक है कुछ ही टाइम का वीडियो बचा है। शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म स्थल कहां है, तो जागेश्वर अल्मोड़ा में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में गंधर्वों और अप्सराओं का निवास स्थान गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार में है। कनखल हरिद्वार को बोला गया है। आदि पर्व के अनुसार, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को यहां से मिलेगा, आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का ऐरावत कुल के नागराज कौरल्या, ऐरावत कुल के कौन है, नागराज कौरल्या है, और उनकी बेटी है उल्पी। ठीक है, तो आप जो ये उल्पी है इनसे विवाह किनका हुआ था, हमारे पांडवों के अर्जुन का हुआ था। ठीक है, तो अर्जुन का विवाह किससे हुआ था, नागराज कौरल्य की कन्या उल्पी से हुआ था, और ये विवाह संपन्न हुआ था, कौन बना था गवाह अर्जुन और उल्पी के विवाह का, तो वो था हरिद्वार। ठीक है, कहां संपन्न हुआ ये विवाह, आपका हरिद्वार में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कुमाऊं और गढ़वाल के संपूर्ण क्षेत्र को ब्रह्मपुर कहा है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। और ये आप लोगों के सामने मंदिर है, कौन सा, द्वारहाट वाला। ठीक है, तो अब देखिए ये अल्मोड़ा में है और ये पूरा का पूरा मंदिर समूह आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से, ठीक है जितनी भी आज की क्लास हुई इसकी पीपीटी आप लोगों को कल प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और कल आप लोगों का क्या है, टेस्ट होना है। बिल्कुल अच्छे से आप लोग डेडिकेशन दिखाना। 8 बजे, ठीक 8 बजे रात को मैं आप लोगों को टेस्ट दूंगा और 9:30 बजे तक की आप लोगों की टाइमिंग रहेगी। ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से आप लोगों ने ये टेस्ट करना है। ठीक है, और ईमानदारी से किस तरीके से टेस्ट करना है वो मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को ग्रुप में ही टेस्ट मिलेगा। आप लोग कैसे करेंगे ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। और लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है, मेरे को अपने मार्क्स बताने हैं। तो हर लोग, ठीक है पेपर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 50 नंबर तो हर किसी के आएंगे। ठीक है, अब 50 से ऊपर कितने किसके आते हैं, बिल्कुल ऐसा पेपर बनाया गया है जैसा आयोग बनाता है, ना इजी है ना हार्ड है, यानी कि बीच का है। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके टेस्ट के लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बाकी जय हो, मिलते हैं आप लोगों से।